Subscribe our channel and press the bell icon so that you can watch our latest videos at very first. Dear students, welcome back to Virtual ज्ञान। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन आई देख रहे होंगे, उसके बाद डिफेक्ट ऑफ विजन देखेंगे, उसके बाद ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्शन देखेंगे, उसके बाद ग्लास प्रिज्म डिस्पर्सन देखेंगे, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखेंगे एंड फाइनली इस चैप्टर को खत्म करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। तो ये देखने में तो बहुत कम टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सब टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आपको ये वीडियो वन गो में देखना चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसे जगह भी कर लो जहाँ पे कोई नहीं है और जो लगातार 20 मिनट से आधा घंटा जो वीडियो चलने वाला है आप कंटिन्यूसली इसको देखिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप 20 से 30 मिनट देख लोगे तो आई एश्योर्ड यू, तो आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली बना पाओगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने काफ़ी सारे साइंस एंड मैथ्स के चैप्टर के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हो। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम लोग इस चीज को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट और इसको बोलते हैं सिलियली मसल्स। इन सब का हम लोग फंक्शन भी देखने वाले हैं, क्या होता है फंक्शन, लेकिन फिलहाल में आप देख लो इसको क्या बोलते हैं। इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं, इसको फोबिया बोलते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इस चीज को हम लोग लेंस बोलते हैं, इसके सामने वाले को पुपिल, इसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिवा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया इस पार्ट को, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आइरिश। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाट इज ह्यूमन आई? अ ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन्स होता है जो इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करता है। कैसे हम लोग देखते हैं? अ ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई किस तरीके से होता है? कैमरा की तरह होता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्किन कॉल्ड रेटिना। और जो इसका लेंस होता है वो कहाँ पे इमेज को फॉर्म करता है? रेटिना पे फॉर्म करता है। द आई बॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल। जो आई बॉल होता है वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। लाइट हमारे आंखों में जाती है कॉर्निया के जरिए, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। बिहाइंड द कॉर्निया मस्कुलर डेपाग्राम कॉल्ड आइरिश। कॉर्निया के पीछे मस्कुलर डेपाग्राम होता है आइरिस, विच हैज अ ओपनिंग कॉल्ड पुपिल, जिसके अंदर ओपनिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुपिल। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई के अंदर जाएगा। जब ज़्यादा लाइट होगा तो वो छोटा हो जाता है, जब कम लाइट होता है तो वो बड़ा हो जाता है। द आई लेंस हेल्प अस टू फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। आई का जो लेंस होता है वो हेल्प करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे रेटिना पे बन पाए। द सिलियली मसल हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ लेंस एंड चेंज इट्स फोकल लेंस। और सिलियली मसल्स जो होता है वो हमारे आई लेंस को मदद करता है कि वो अपने फोकल लेंथ को चेंज करता रहे, क्योंकि एकमात्र ऐसा लेंस होता है आई लेंस जो अपने फोकल लेंस को चेंज कर सकता है। सो वर्किंग ऑफ एन आई, आई कैसे वर्क करती है? द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो आई लेंस होती है वो किसी ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड इमेज बनाती है ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर। द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देन रेटिना पे जो भी सेल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाता है। The brain processes the information and send the message to the eye and then we see the object. उसके बाद ब्रेन उस मैसेज को प्रोसेस करता है, वापस से हमारे आई तक उस मैसेज को भेजता है एंड देन हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। आई के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू लाइट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, नियर पॉइंट क्या होता है? सबसे नजदीक पॉइंट जो
हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, तो सबसे नज़दीक पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या होता है, जो सबसे दूर पॉइंट हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं उसको हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। और जो हमारा फार पॉइंट होता है वो होता है इनफाइनाइट। सो अब मूव ऑन करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन के ऊपर। कितने टाइप ऑफ डिफेक्ट होते हैं आई के अंदर, तो काफ़ी वैरायटीज ऑफ डिफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो है मायोपिया। सो अगर किसी आंखों में मायोपिया हो जाए यानी नियर साइटेडनेस हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दूर के चीज़ों को नहीं देख पाएगा, नज़दीक के चीज़ों को देख पाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ आई बॉल का कर्वेचर बढ़ जाता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ आई बॉल का लेंथ बढ़ जाता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग सुटेबल कॉनकेव लेंस, और इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? कनकेव लेंस का यूज करके। सो कनकेव लेंस हम लोग यूज करेंगे तो वो क्या करता है, रे को थोड़ा सा और दूर कर देता है। क्योंकि इसका कर्वेचर इंक्रीज हो चुका है, तो अब इमेज कहाँ पे बन जा रहा है? रेटिना से पहले ही। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कनकेव लेंस को यूज कर रहे हैं। वो क्या करेगा, रे को थोड़ा सा और दूर करेगा, और जिसके वजह से रेटिना पे हमारा इमेज बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मायोपिया पर्सन को सही करते हैं। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग दूर की चीजों को देख पाते हैं, नजदीक की चीजों को नहीं देख पाते हैं, और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ये बेसिकली लाइट को कन्वर्ट कर देता है, चूंकि पहले बहुत ज्यादा दूर बन जा रहा था, अब रेटिना पे बनेगा। ठीक है, देन होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बेसिकली ओल्ड पीपल के अंदर देखा जाता है। इसमें उनका सिलियरी मसल्स कमजोर होने लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है आई की। ठीक है, तो बेसिकली वो दूर की भी चीज़ें नहीं देख पाते हैं, नज़दीक की भी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो उनका जो लेंस होता है उसमें अपर पार्ट में कनकेव लेंस होता है और लोअर पार्ट में कन्वेक्स लेंस होता है, जिससे वो दोनों दूर या फिर नज़दीक देख पाए ना। अब मूव ऑन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म के जरिए कैसा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तो मान लो एक लाइट आया, एक लाइट रे आया, ठीक है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? तो सबसे पहले लाइट रे आएगा। तो मान लो लाइट रे आया, तो चूंकि हम लोग को पता है ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो कुछ रिफ्लेक्शन होगा। फिर मेरे को पता है कि ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, तो फिर रिफ्लेक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, और जो एंगल, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको आई बोलते हैं। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो नॉर्मल से एंगल बनता है उसको आर बोलते हैं। फिर यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होने के बाद जो नॉर्मल से एंगल बन रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, ई बोलते हैं। ठीक है, और इंसिडेंट रे को हम लोग आगे तक ऐसे खींच दें तो जो नॉर्मल होगा यहाँ पे, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। नाउ डिस्पर्सन देख लेते हैं क्या होता है। जब भी किसी व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म के द्वारा मूव ऑन करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। वो 7 कलर होता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम लोग विब्जियोर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ अ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है? अगर हम लोग डिस्पर्सन करवा दें, ठीक है, ये फर्स्ट मेरा प्रिज्म है, इससे हम लोग डिस्पर्सन करवा दें और एक और प्रिज्म हम लोग अपोजिट एंगल में उसके सामने ला दे, तो वो क्या होगा, जितने 7 कलर होंगे ना, वो वापस से अटैच होकर के व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसको जरा हम लोग डीपली पढ़ते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या है? नेचुरल स्पेक्ट्रम है, मतलब नेचर के द्वारा बनता है। अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ रैन शावर, रैन होने के बाद। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय अ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये क्यों होता है? डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट के वजह से। और क्यों? क्योंकि एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। वो बेसिकली करते क्या है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर बाहर से रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी वजह से ऑब्जर्वर को वो 7 कलर में दिखता है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसीजर होता है इसका। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? हम लोग स्टार देखते हैं या फिर सन को भी देखते हैं, तो बेसिकली होता क्या है कि सन निकलने से पहले से ही, मतलब अभी सन निकला नहीं हुआ है, सन मेरे को दिखना शुरू नहीं हुआ है, बट
उससे पहले से हम लोग को दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और सन मान लो डूब चुका है लेकिन फिर भी हम लोग को दिख रहा है कुछ देर के लिए, ये बेसिकली होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। या फिर स्टार है, स्टार जो अपने पोजीशन पे, वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे हमको नहीं दिखता है, ठीक है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे होता है? सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजेस टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकॉज द हॉट एयर अबव इज लेस डेंस देन द कूल एयर बिलो। बिकॉज मान लो ये हमारा मिडिल पोर्शन है और इधर हम लोग हैं और इधर हमारे स्टार वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट एयर है और यहाँ पे क्या है? कूल एयर है, ठीक है। और ये क्या है? डेंसर है और ये क्या है? रेयरर मीडियम है। सो दैट्स वाई जब भी डेंसर से रेयरर में आती है तो कुछ रिफ्रैक्शन होता है ना, इस वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है और हमको रियल पोजीशन में नहीं दिखता है, अपैरेंट पोजीशन में दिखता है। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। इसमें भी डेंसर से रेयरर में आता है लाइट और मेरे को स्टार ट्विंकल होता हुआ दिखता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी मैंने आपको बताया कि पहले ही से लगेगा कि हाँ सनराइज हो चुका है और सनसेट हो चुका होगा लेकिन लगेगा कि सनसेट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। लगभग हम लोगों को 2 मिनट पहले ही सनराइज हो जाता है और लगभग 2 मिनट बाद तक सनसेट दिखता है। मतलब अगर सन डूब चुका है तो 2 मिनट बाद तक हमको दिखता है कि हाँ सन है, वहां पे प्रेजेंट है। ये भी क्यों होता है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है ना। अब मूव ऑन करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? सो इसको मूव ऑन करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन, जब बीम ऑफ लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन से पास करता है, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइड पार्टिकल्स। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं और उसकी वजह से हमें लाइट का पाथ दिखता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना लाइट का पाथ, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। बट द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन एयर मॉलिक्यूल्स। अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, डस्ट होता है, स्मोक होता है। सो व्हेन सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय दीज पार्टिकल्स। और इन सब पार्टिकल्स के वजह से जो सनलाइट का पाथ होता है वो हमें दिखने लगता है। द कलर ऑफ द स्कैटरिंग लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अ स्कैटरिंग पार्टिकल, ठीक है। स्कैटर लाइट का कलर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स उसमें कितने हैं। अगर ज्यादा पार्टिकल्स होगा तो ज्यादा लाइट मेरे को दिखेगा, अगर कम पार्टिकल होगा तो कम लाइट मेरे को दिखेगा। व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है? The fine particle in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. They can scatter blue light which has a shorter wavelength than red light which has a longer wavelength. When sunlight passes through the atmosphere, the fine particle in the atmosphere scatter the blue light more strongly than the red and show the sky appears blue. बेसिकली होना क्या चाहिए था? स्काई में तो सारे कलर्स प्रेजेंट हैं तो मेरे को रेड कलर दिखना चाहिए था क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। बट होता क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो ब्लू कलर को ज्यादा स्कैटर करते हैं सिवाय रेड के, ठीक है। इस वजह से हम लोग को ब्लू कलर ज्यादा दिखता है और इसी वजह से जो स्काई का कलर होता है वो भी मेरे को ब्लू दिखता है। कलर ऑफ द स्काई एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के समय में स्काई का कलर क्या होता है? At sunrise and the sunset, the sun is near the horizon and light from the sun travel through a thicker layer of the atmosphere and longer distance through the atmosphere. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particles of the air and the red light longer wavelength reaches the eye, so the sun appears reddish at sunrise and sunset. So basically होता क्या है? At the time of sunrise or sunset, जो सन का लाइट होता है वो थिक लेयर में ट्रेवल करता है और जब थिक लेयर में ट्रेवल करता है तो जो भी ब्लू लाइट स्कैटर हो रहा है
उसमें आ जाती है गिरावट। जब उसमें आ जाती है गिरावट तो हमें रेड लाइट दिखने लगता है इन प्लेस ऑफ ब्लू लाइट। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप कर रहा हूँ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।